Hello everyone, this is Dr. Dheeraj. I am a consultant dermatologist at Dermaviv Skin Laser and Hair Transplant Center, Patna. आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसको सभी ने लगभग अपने लाइफ में किसी न किसी फेज में फेस किया है। वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल बहुत ही कॉमन हो गया है और आजकल जो लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। पहले लोग 50s 60s के एज में ये प्रॉब्लम फेस करते थे, अभी ये 20-30s में बहुत कॉमन हो गया है। तो बेसिकली हेयर फॉल क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले हम नॉर्मल हेयर शेडिंग समझेंगे और उसके बाद हेयर लॉस समझेंगे। हमारे स्कैल्प पे जब हम पैदा होते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं जो रिप्लेस होते रहते हैं। बट इन हेयर जो फॉलिकल्स हैं इसका एक निरंतर एक साइकिल में चलते हैं जो शेडिंग के रूप में आपको दिखता है, जो लगभग 100 बाल पर डे होता है। ये अगर इससे ज़्यादा आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप हेयर लॉस के शिकार हैं। तो जो 100 बाल पर डे आपके जा रहे हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं और इसमें आपको थिनिंग ऑफ हेयर या फ्रंटल हेयर रेसेशंस ये सब नहीं दिखता। जो हेयर लॉस है जिसमें आपकी डेंसिटी ग्रेजुअली कम होती जाती है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्पररी, जो किसी बीमारी के बाद हो सकता है आपको झड़ना शुरू हो जाए, किसी सर्जिकल प्रोसेस के बाद झड़ना शुरू हो जाए, और एक होता है परमानेंट जिसमें हम रिगेन नहीं कर पाते जो हेयर लॉस हमने किया है। तो टेम्पररी हेयर लॉस जो है वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है एनाजन हेयर लॉस, जब बाल हमारे ग्रोइंग फेज में है और उस समय हम कोई दवाई चलाते हैं, खास करके कीमोथेरेपी या कुछ और, तो उस फेज में हमारे बाल ग्रोथ वाले फेज में जो बाल झड़ते हैं उसको एनाजन एफ्लोबियम बोलते हैं। और एक होता है टिलोजन एफ्लोबियम। उस केस में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, लाइक लॉन्ग टर्म अगर फीवर है, इवन प्रेगनेंसी के बाद बहुत लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अभी रिसेंटली कोरोना गया है, इसमें बहुत लोगों को फीवर जब सबसाइड किया तो उसके 2-3 महीने बाद हेयर फॉल हुए। कुछ लोगों को विटामिन डिफिशियंसी से भी हेयर फॉल होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का डाइट प्रॉपर नहीं रहता है, स्ट्रेस के कारण बाल झड़ते हैं, तो इसको टिलोजन एफ्लोबियम बोलते हैं। इस केस में आपके बाल ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाते हैं और कुछ माइनर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, लाइक मल्टीविटामिन्स, PRP, ग्रोथ फैक्टर्स, या कभी कभी किसी किसी केसेस में मिनॉक्सिडिल का यूज किया जाता है ना। दूसरा है परमानेंट हेयर लॉस। ये बहुत सारे कारणों से होता है, उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये 2 कारणों से हो सकता है। एक एंड्रोजन जो कि हार्मोन को डिनोट करता है, और एक जेनेटिक है। जेनेटिक पार्ट मदर साइड से ज़्यादा आता है और फादर साइड से कम आता है, बट इन्फ्लुएंस दोनों का होता है, मैटरनल और पैटर्नल। इनमें जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बेसिकली स्टार्टिंग फेज पे अगर कोई आता है ट्रीटमेंट के लिए तो फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम टेबलेट है जो हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करता है, और मिनॉक्सिडिल अभी जो FDA अप्रूव्ड गाइडलाइन है उसमें फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम टेबलेट डेली और फिनेस्ट्राइड 5% लोशन ट्वाइस अ डे, ये FDA अप्रूव्ड है। और रिसेंटली अभी लो डोज लेजर हेयर स्टिमुलेशन को भी अप्रूवल मिली है FDA द्वारा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें अभी स्टडी होनी बाकी है और जिसका रिजल्ट अभी उतना गाइडेड नहीं है, उतना हम कन्विंसिंगली बोल नहीं सकते कि वो कितना फ़ायदा करेगा। उसमें है PRP थेरेपी, जो एक बूस्टर के रूप में यूज होता है, बालों के स्ट्रेंथ देता है, बालों के टेक्सचर को चेंज करता है, हेयर फॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। और है ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट GFC, जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, GFC। इसके अलावा आप और भी बायोटिन्स हैं, बहुत सारे हर्बल मेडिसिन हैं जो हेयर के स्टिमुलेट करते हैं हेयर रूट को। सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है, और उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जितना अर्ली फेज में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्लान करते हैं उतना नेचुरल लुक आप अचीव कर पाते हैं।
हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली हम लोग उन जगहों के बालों को यूटिलाइज करते हैं जो हार्मोन रेसिस्टेंट होते हैं, जिस पे हार्मोन का एक्शन नहीं होता है। वो होते हैं हमारे बैक के हेयर। वहां से लिए गए बालों पे डीएसटी हार्मोन्स का एक्शन नहीं होता और वो शेडिंग फेज में नहीं जाते। तो अगर आपके डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग है तो आपका डेंसिटी हम लोग हाई डेंसिटी अचीव कर पाते हैं। अगर डोनर वीक है तो हाई डेंसिटी अचीव करने के लिए हमें 2 सेशंस प्लान करने पड़ते हैं। फर्स्ट सेशन में हम फ्रंटल हेयर कवर करेंगे, फिर सेकंड सेशन में क्राउन एरिया को कवर करेंगे। तो फ्रंट का जो हेयर लुक होता है वो ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज फ्रंट से आपकी डेंसिटी और फ्रंट से आपका लुक मेंटेन होता है। बेसिकली हम ट्रांसप्लांट के बारे में डिटेल में किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी आज फिलहाल हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक जैसा कि मैंने बताया मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड है, इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत लोगों को कंसर्न भी रहता है कि फिनेस्ट्राइड, क्योंकि गूगल आजकल सबको बता देता है कि फिनेस्ट्राइड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो आज हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो जो हेयर फॉल आज हम लोग जो देखते हैं, जो मैक्सिमम एज ग्रुप आता है वो है 20 to 30 का एज ग्रुप, यही मोस्टली सफ़र कर रहा है अभी ये कंडीशन में। तो इस स्टेज में हम लोग पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अगर ग्रेड्स 1 और 2 है, 3 तक हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला लाइन है फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम टेबलेट, जो 70% लोगों को इम्प्रूवमेंट ला देता है। हर इंसान को एक समान रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और खास करके फ्रंटल रेसेशन को हॉल्ट करने के लिए पहला टेबलेट हम लोग फिनेस्ट्राइड सजेस्ट करते हैं। इनकेस पेशेंट को क्राउन में भी थिनिंग हो रही है और फ्रंट का हेयर भी जा रहा है पीछे, तो उस केस में हम मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड दोनों कंबाइन करता है। ओरल फिनेस्ट्राइड और टॉपिकली मिनॉक्सिडिल 5%। मिनॉक्सिडिल 2 बार लगाना होता है, सुबह शाम, और फिनेस्ट्राइड 1 टेबलेट खाना है डेली। ये 100% रिजल्ट नहीं देता। ये अगर कंबाइंड ट्रीटमेंट लेते हो आप तो वेरी करता है, 70 से 85% लोगों को इम्प्रूवमेंट देगा। 15 to 20% ऐसे होते हैं जिनको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब ये इम्प्रूवमेंट कब होगा? एक्चुअली जब हम मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं और नए हेयर ग्रोथ आने शुरू होते हैं, तो हेयर फॉलिकल के अंदर जब नए हेयर जर्मिनेट होते हैं तो जो पुराने हेयर्स हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस होता है 3 वीक से लेकर 6 वीक तक। इस ड्यूरेशन में लोगों को लगता है कि मेरे हेयर ज़्यादा जा रहे हैं, पहले के बनिस्बत ज़्यादा हो गए, पहले 100 जा रहे थे अभी 200 जाने शुरू हो गए, तो उन्हें लगता है कि ये दवाइयाँ मेरे को सूट नहीं कर रही और वो बंद कर देते हैं। जबकि ये ड्रग रिस्पॉन्स है। एक्चुअली जब नए बाल आपके आ रहे हैं तो पुराने बाल ऑब्वियसली शेड होंगे और उनको रिप्लेस होने में समय लगता है। तो ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को आप जब प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन तो ये ज़रूर बता दें कि मेडिसिन समय लेगा, आपके हेयर फॉल थोड़े बढ़ भी सकते हैं। उस फेज को इग्नोर करें और कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट को। और ट्रीटमेंट आपको 2 महीने में रिस्पांस देना शुरू कर देता है। इसलिए मैं जब भी किसी को काउंसलिंग करता हूं तो मैं बोल देता हूं 2 महीने से 2.5 महीने के बाद ही आप दोबारा विजिट कीजिएगा, ताकि उसमें रिस्पांस आना शुरू होता है। अब यह है कि कुछ लोग लेट रिस्पॉन्डर होते हैं। हर इंसान को एक बुकिश टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता है कि हाँ इसके बाद आपको फ़ायदा होगा ही। कुछ लोग लेट रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनको हम 1 महीना और एक्सटेंड करते हैं ट्रीटमेंट को, और उसके बाद देखते हैं कि कंडीशन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब स्टडी ये कहती है कि जितना दिन आप लगाओगे और खाओगे फिनेस्ट्राइड, रिस्पॉन्स आपको कम होता जाएगा। 2 साल में देखा गया कि 2 साल में सेंसिटिविटी थोड़ी ट्रीटमेंट की कम होती चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देता। आप उसको कंटिन्यू करोगे, आपको फ़ायदा ही होता रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन जो रेशियो इम्प्रूवमेंट का शुरुआत के सालों में दिखेगा वो बाद में आपको कम होता चला जाएगा। इन 2 दवाइयों के अलावा जैसे हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न है, झड़ने के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी उसमें से एक आती है। तो इसके अलावा आप बायोटीन, मल्टीविटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब आप ऐड कर सकते हैं उनके डाइट में भी, और उनके सप्लीमेंट में टेबलेट के रूप में भी आप दे सकते हैं। उससे भी उनको इम्प्रूवमेंट जल्दी दिखेगा। साथ के साथ आप PRP कर सकते हैं। PRP है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। हालांकि ये अप्रूव्ड नहीं है अभी, बट इसका चूंकि साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं।
और जिन लोगों को रिस्पांस मिलता है उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, खास करके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूवमेंट लाने में, बालों की मोटाई को इम्प्रूव करने में, कुछ लोगों को बालों में नए ग्रोथ भी देखने को मिले हैं। तो पीआरपी चूँकि सेफ है, आपका ब्लड है, आपका प्लेटलेट है और आपके बालों में इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है, तो वो कोई नुकसान नहीं देता। बट हाँ, जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, जितना मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टाइड आपको इम्प्रूव करेगा उससे कम पीआरपी का रोल है। इसके अलावा आजकल बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट आ रहे हैं जिसको पीआरपी की तरह यूटिलाइज किया जाता है, बालों के अंदर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, बट वो एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आर्टिफिशियली प्रोक्योर करके बालों के अंदर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। लेजर हेयर स्टिमुलेशन है, बेसिकली ये डायोड लेजर है जो देखा गया है कि नए बालों को लाता है हमारे स्कैल्प पे और उसकी डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। बट अब चीज़ें और भी बहुत सारी आनी हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे, आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे, उनके जो प्रोसेस हैं, बेसिकली 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एफयूटी होता है, एक एफयूई होता है, उसकी जानकारी हम आप लोग को नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फिनेस्ट्राइड है, उससे डिक्रीज इन लिबिडो होता है, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाते हैं, इरेक्शन कम हो जाता है, बट वो हायर डोजेज में होता है और मोस्टली 1% पीपल इससे सफ़र करते हैं अगर फिनेस्ट्राइड उनको साइड इफ़ेक्ट देता भी है तो। और मिनॉक्सिडिल का जहाँ तक बात है, वो बेसिकली कंपोजिशन बेस्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ लोगों को इरिटेशन होता है, रेडनेस होती है, इचिंग होता है, तो आप उसको चेंज करके अलग कंपोजिशन में जा सकते हैं। लाइक सॉल्यूशन अगर साइड इफ़ेक्ट दे रहा है तो आप जेल में चले जाएँ, जेल कर रहा है तो फोम में चले जाएँ। और इसके अलावा आप कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना खाएं, क्योंकि स्कैल्प कंडीशन हो सकता है डिफरेंट हो, आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, आपको डेंड्रफ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जितना अर्ली स्टेज में करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी हेयर ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और इम्प्रूवमेंट आपको तब ज़्यादा मिलेगा जब आप अर्ली स्टेज में जाओगे, क्योंकि लेट स्टेज में तो हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत नेचुरल लुक नहीं दे पाता है। तो बेहतर है कि अर्ली स्टेज में जाएं, अर्ली इज़ बेटर ऑलवेज। सो ट्रीटमेंट डॉक्टर के गाइडलाइन में करें, गूगल या अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको आपको समझाया जाएगा और उसके अनुसार ही आपकी दवाई दी जाएगी। और बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इतना कंसर्न नहीं होना है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं रिवर्सिबल हैं, और वो आप जब भी टेबलेट या लोशन बंद करोगे विदिन मंथ आपके वो रिवर्स हो जाते हैं, तो ये कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता यहाँ पे। हाँ, कुछ दवाइयाँ और हैं, ड्यूट्रास्टाइड हैं, जिसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट रहता है, तो आइडियली वो कुछ लोग प्रेफर करते हैं देना, कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ना लें, डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, जो भी आपके कंसल्टिंग फिजिशियन।